नमस्कार। राजस्थान की जनजातियों पर आधारित इन पुराने हस्तलिखित नोट्स के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सिर्फ कुछ सूखा डेटा नहीं देखने वाले, बल्कि उन पन्नों को पलटेंगे जिनमें सदियों पुरानी परंपराओं का एक जीता जागता इतिहास दर्ज है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा शुरू करते हैं। इस पूरे विषय को हम 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहले एक ओवरव्यू लेंगे, फिर सबसे पुरानी भील जनजाति पर चलेंगे, उसके बाद सबसे बड़े मीणा समुदाय को समझेंगे, फिर गरासिया और सहरिया के कुछ खास रीति रिवाजों को देखेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही दिलचस्प छोटी जनजातियों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बेसिक जनसांख्यिकीय ओवरव्यू से। इन मूल नोट्स की बारीकियों पर जरा गौर करें। यहाँ साफ लिखा है कि भील राजस्थान की सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी जनजाति है, और वहीं दूसरी तरफ मीणा समुदाय को सर्वशिक्षित यानी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति के रूप में दर्ज किया गया है। इसके बाद गरासिया, सहरिया, कंजर से लेकर डामोर तक की पूरी लिस्ट है, जो इस पूरी आबादी का एकदम स्पष्ट नक्शा हमारे सामने रख देती है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे पुरानी और शायद सबसे अहम जनजाति की, यानी भील जनजाति। 44.3%। जरा सोचिए, राज्य की कुल जनजातीय आबादी का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ इसी भील समुदाय का है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये बताता है कि राजस्थान की संस्कृति की नींव में इनकी कितनी गहरी और मजबूत छाप है। मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इनके लिए एक बहुत ही कमाल का और सटीक शब्द इस्तेमाल किया था, वनपुत्र, जिसका मतलब है जंगल के बेटे। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि भील समुदाय की पूरी पहचान, उनका वजूद उनके प्राकृतिक जंगलों से इतना गहराई से जुड़ा है कि आप इन्हें एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। प्रकृति के साथ इनके इस गहरे कनेक्शन को समझने के लिए हमें टोटम को समझना होगा। नोट्स में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। टोटम असल में वो सांस्कृतिक प्रथा है जहां किसी खास पेड़, जानवर या पक्षी को बेहद पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती है। भील समुदाय प्रकृति का सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो उसके सच्चे रक्षक और उपासक हैं। अब भूगोल का लोगों की आजीविका पर क्या असर होता है, ये इनकी खेती के तरीकों से एकदम साफ हो जाता है। यहाँ 2 मुख्य नाम आते हैं, चिमाता और दज्जिया। अगर खेती पहाड़ी ढलानों पर जंगल जलाकर की जा रही है तो उसे चिमाता कहते हैं, लेकिन वही खेती जब नीचे मैदानी इलाकों में आ जाती है तो वो दज्जिया बन जाती है ना दिलचस्प? जगह की ऊंचाई बदली तो खेती का तरीका और नाम दोनों बदल गए। खैर, बात सिर्फ खेती की नहीं है। इन नोट्स में इनकी कला और मेलों का भी जिक्र है, जैसे बेणेश्वर मेला, जो सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर लगता है। इसे तो आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसके अलावा घोटिया आंबा मेला भी बहुत अहम है। और अगर नृत्यों की बात करें तो गवरी, राई और वो घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला अनूठा हाथिमना नृत्य, ये सब इस समुदाय की गजब की जीवंतता को दिखाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राज्य की सबसे बड़ी और सबसे शिक्षित जनजाति की तरफ, मीणा समुदाय। इतिहास और पुराने पेशों ने इस समाज को कैसे बांटा, इसका एक बेहतरीन उदाहरण नोट्स में मिलता है। मीणाओं को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में देखा गया है। एक है जमींदार मीणा, जो खेतीबाड़ी से जुड़े रहे और इसलिए आर्थिक रूप से काफी संपन्न माने जाते हैं। और दूसरे हैं चौकीदार मीणा, जिनका काम ऐतिहासिक रूप से महलों और खजानों की सुरक्षा करना था। सीधा सा मतलब है, जिसने जो काम चुना उसी से उसकी एक अलग पहचान बन गई। अगर इनके समाज के ढांचे को देखें तो वो काफी जटिल और सख्त है। इनमें पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार का सिस्टम चलता है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज है इनकी न्याय व्यवस्था, जिसे 84 पंचायत कहते हैं। सोचिए, 84 गांवों की एक विशाल पंचायत जो मिलकर समुदाय के सबसे बड़े फैसले लेती है। सामाजिक संगठन का ये स्तर वाकई प्रभावशाली है। अब बारी आती है गरासिया और सहरिया समुदायों की, जिनके रीति रिवाज और भी ज्यादा अनोखे हैं। गरासिया तो राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन सहरिया जनजाति के साथ एक बहुत ही खास तथ्य जुड़ा है। पूरे राजस्थान में सिर्फ सहरिया ही वो जनजाति है जिसे भारत सरकार ने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप या आदिम जनजाति समूह का आधिकारिक दर्जा दिया है। दोनों की सामाजिक स्थिति में ये एक बड़ा और अहम अंतर है। सहरिया समुदाय के इन नोट्स में एक ऐसी रस्म का जिक्र है जो शायद हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे, धारी संस्कार। ये पुनर्जन्म से जुड़ा एक अनुष्ठान है। होता क्या है कि मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की चिता की राख को देखा जाता है। राख पर जो भी निशान या पदचिन्ह बनता है, उसी से यह अंदाजा लगाया जाता है कि इंसान का अगला जन्म किस रूप में होगा।
जीवन और मृत्यु के चक्र को देखने का ये नजरिया वाकई बहुत गहरा है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो सहरिया समाज का अपना एक बहुत ही कड़क 3 स्तरीय सिस्टम है। सबसे नीचे गांव के लेवल पर होती है पंचायती, उससे ऊपर होती है एकादशिया जो 11 गांव की पंचायत है, और सबसे ऊपर है चौरासिया यानी 84 गांव की सर्वोच्च पंचायत। विवाद कोई भी हो, अंतिम फैसला इसी चौरासिया पंचायत का होता है। एक तरह से इनका अपना सुप्रीम कोर्ट। गरासिया जनजाति की बात करें तो इनके सांस्कृतिक प्रतीक बिल्कुल अलग हैं। माउंट आबू की नक्की झील इनके लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं ये अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। सफेद जानवरों और मोर को ये अपना आदर्श मानते हैं। और इनका जो सबसे बड़ा गौर सियावा का मेला है, उसमें एक बहुत ही दिलचस्प परंपरा है। इस समुदाय में प्रेम विवाह को बहुत आम और स्वीकृत माना गया है। जीवन साथी चुनने की ये खुली परंपरा इन मेलों में ही निभाई जाती है। और अब आखिरी हिस्से में हम कुछ छोटी लेकिन बहुत ही दिलचस्प जनजातियों की बात करेंगे। नोट्स में कथौड़ी और डामोर जनजातियों का जो जिक्र है वो उनके विस्थापन की कहानी बताता है। कथौड़ी समुदाय असल में महाराष्ट्र से आया है और इनकी मुख्य विशेषज्ञता है खेर के पेड़ों से कत्था तैयार करना। वहीं डामोर जनजाति का नाता गुजरात से है और डामोर समुदाय के बारे में एक बहुत ही रोचक बात नोट्स में लिखी है। यहाँ महिलाओं की तरह पुरुष भी गहने पहनने के बेहद शौकीन होते हैं। भौगोलिक बदलाव ने इनके काम और पहनावे दोनों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। इन नोट्स में कंजर और सांसी समुदायों से जुड़ी कुछ बहुत ही सख्त और विशिष्ट प्रथाओं का भी निष्पक्ष रूप से दस्तावेजीकरण किया गया है। जैसे कंजर समुदाय की पाती मांगना रस्म, जिसमें कोई भी काम, यहाँ तक कि कोई अपराध करने से पहले भी ईश्वर से आशीर्वाद लिया जाता है। इसी तरह सांसी समुदाय के नोट्स में कुकड़ी की रस्म का जिक्र है, जो शादी से पहले लड़की के चरित्र के एक सख्त परीक्षा है। इस एक्सप्लेनर में हम इन प्रथाओं का समर्थन या आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऐतिहासिक पन्नों में इन समुदायों के बारे में आखिर दर्ज क्या किया गया है। चीजों को याद रखने के लिए ये एक बेहतरीन चीट शीट है। हर जनजाति में गांव के मुखिया को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भीलों में इसे गमेती या पालवी कहते हैं। मीणा और कंजर समुदायों में मुखिया को पटेल कहा जाता है। सहरिया में कोतवाल, गरासिया में सहलोत और डामोर जनजाति में इन्हें मुखी कहा जाता है। ये छोटे छोटे शब्द हमें बताते हैं कि हर समुदाय का अपना एक अलग प्रशासनिक ताना बाना कैसे विकसित हुआ है। इन फील्ड नोट्स के इस पूरे एक्सप्लेनेर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज के इस तेज, आधुनिक और शहरी होते समाज में ये सदियों पुरानी, गहरी और अनूठी परंपराएं समय की इस आंधी में खुद को कैसे ढालेंगी? क्या धारी संस्कार, 84 पंचायत और टोटल जैसी प्रथाएं अपने असली रूप में कायम रह पाएंगी, या फिर ये बस इतिहास की किताबों में कैद होकर रह जाएंगी? ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक जहन में बना रहता है। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।